नमस्ते साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। हमारे चैनल पर हम हिंदी से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम हो की सारी तैयारियां होती हैं, चाहे वो क्लास की हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हो। हम यहां पर पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में PYQ हम देख रहे हैं। जो भी PYQ किसी भी एग्ज़ाम में TGT, PGT, नेट, JRF या KVS, NVS किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन हम टॉपिक वाइज देख रहे हैं, जिसमें हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल देख चुके हैं। आधुनिक काल में हमने भी भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद देख चुके हैं। हम प्रगतिवाद आज पढ़ने वाले हैं। क्या? प्रगतिवाद। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है, उस धारा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद, अकविता। क्या कहा जाता है? तो प्रगतिवाद कहा जाता है। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य में हुई है, उसे क्या कहते हैं? प्रगतिवादी। व्याख्या देखेंगे हम अपनी वीडियो मतलब क्वेश्चन तो PYQ देखते हैं, साथ साथ में व्याख्या भी देखते हैं कि जो टॉपिक छूट जाए वो व्याख्या में कवर हो जाए। स्टार्ट करते हैं। व्याख्या। सन 1935 से आगे के कुछ वर्ष प्रगतिवाद युग के वर्ष प्रगतिवाद मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर चलता है। कब से? 1935 से आगे, जिसमें वर्ग चेतना की प्रधानता है। ऐसा समझा जाता है, समझना चाहिए कि राजनीति में जो मार्क्सवाद है, काव्य में वही प्रगतिवाद है। राजनीति में जो मार्क्सवाद है, साहित्य में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण है। शुद्ध प्रगतिवादी कवियों के नाम हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, वेरी महत्वपूर्ण। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन और गजानन माधव मुक्ति बोध आदि कौन है? प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। प्रगतिवादी कविता पर जैसे मार्क्स का प्रभाव है, वैसे ही प्रगतिवादी कविता पर फ्रायड का प्रगतिवाद को साम्यवाद का साहित्य संस्करण कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है क्या है? दार्शनिक है, वर्ग चेतना प्रधान है, वैयक्तिक यथार्थ है या यथास्थितिवाद है? क्या है? वर्ग चेतना प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 3, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? नई कविता, प्रगतिवाद, समानांतर कविता, इनमें से कोई नहीं, तो प्रगतिवाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम व्याख्या देखेंगे। प्रगतिवाद का उदय छायावाद के समाप्ति काल में सन 1936 के आसपास सामाजिक चेतना के साथ आरंभ हुआ। मार्क्सवादी दर्शन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आलोक में सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर चला। राजनीतिक दास्ता देश में एक और पूंजीवादी और सामंतवाद की शोषण शक्तियों को प्रश्रय दे रही थी, तो दूसरी ओर जनसामान्य के लिए भयावह गरीबी, अशिक्षा, असुविधा और अपमान की सृष्टि कर रही थी। साहित्य भी इसमें प्रभावित हुआ, जिससे प्रगतिवादी साहित्य का आंदोलन आरंभ हुआ। वर्ष 1935 में
में E.M. फास्टर के सभापति ने में लंदन में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन प्रगतिशील लेखक संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। यहीं पर भारतीयों में से कुछ समाजवादी विचारधारा वालों ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, जिनमें गुलफराज आनंद और सज्जाद जहीर शामिल थे। वर्ष 1936 में सज्जाद और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में भी इस संस्था की शाखा खुली। अगला क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ी सी व्याख्या बची देख लेते हैं। प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। प्रगतिवादी काव्यधारा में छायावाद की जीवन शून्य होती गई ही व्यक्तिवादी वायवी काव्यधारा की प्रतिक्रिया भी निहित थी। क्वेश्चन नंबर 4, डैश प्रगतिवाद का आधार है? रहस्यवाद, हालावाद, प्रकृतिवाद, द्वंद्वात्मक। क्या है? द्वंद्वात्मक है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रगतिशील लेखक संघ की किस स्तर की संस्था है? राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, हिंदी भाषी, प्रांतीय। कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय है ये। क्वेश्चन नंबर 6, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? प्रेमचंद ने, नागार्जुन ने, राही मासूम रजा ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो प्रेमचंद ने की थी, ए। क्वेश्चन नंबर 7, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी यशपाल ने, दिनकर ने, निराला ने, प्रेमचंद ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? 1926, 1936, 1946, 1939। कब की गई थी? 1936 में की गई थी। कब? 36 में। क्वेश्चन नंबर 9, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे सज्जाद जहीर, प्रेमचंद, शिवदान सिंह चौहान, मुल्कराज आनंद। कौन थे? प्रेमचंद जी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुल्कराज आनंद। कौन थे? प्रेमचंद जी थे। क्वेश्चन नंबर 11, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। तो कौन थे? मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर। क्वेश्चन नंबर 12, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? छायावादी, रोमानियत और एवं पलायनवादी प्रवृत्ति। बी, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना। सी, मार्क्सवादी प्रभाव। डी, उपर्युक्त सभी। तो इसमें सब प्रगतिवाद में के जन्म में सबका हाथ था, किसी एक का नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? यथार्थवाद, रूपवाद, पदार्थवाद, समाजवाद। तो ये क्या बोलते हैं? रूपवाद का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर व्याख्या देखेंगे। प्रगतिवाद के अंतर्गत यथार्थवाद, पदार्थवाद तथा समाजवाद शामिल है।
प्रगतिवाद के रूप संबंधी मत में चंद्रवली सिंह का मत है, विचारधारा पर सही जोर देने के साथ ही प्रगतिवादी आंदोलन में काफ़ी बड़े पैमाने पर साहित्य के रूपगत पक्ष की उपेक्षा की प्रवृत्ति रही। अतः स्पष्ट है कि प्रगतिवाद में रूपवाद शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है, कौन सी? नंबर 1, ए धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था। नंबर 2, बी सामाजिकता का आग्रह। नंबर सी शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा। अगला पॉइंट, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना। तो कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर ए राइट है, धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद के आधार। क्वेश्चन नंबर 15, पहले व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं: प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का विरोध, मानवतावादी प्रवृत्ति, शोषक वर्ग के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना, समाज का यथार्थवादी चित्रण, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना। और अगला पॉइंट है ईश्वर के प्रति अनास्था। ये प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? नागार्जुन, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, धूमिल। किसका था? नागार्जुन का नाम था वैद्यनाथ मिश्र। व्याख्या देखेंगे। बाबा के नाम से प्रसिद्ध कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ये प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं। इनका जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी, बिहार के तरौनी नामक गांव में हुआ था। आधुनिक हिंदी काव्य को और समृद्ध करने वाले नागार्जुन का 5 नवंबर 1998 को ख्वाजा सराय, दरभंगा, बिहार में ही निधन हुआ। जन्म हुआ था तरौनी में और मृत्यु हुई दरभंगा में, दोनों बिहार में ही है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। नागार्जुन ने 1935 में दीपक मासिक तथा 1942 और 43 में विश्व बंधु साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। कौन कौन सी थी? दीपक और विश्व बंधु। दीपक जो थी उसकी 35 में और विश्व बंधु की 42-43 में। दीपक मासिक थी और विश्व बंधु साप्ताहिक थी। अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाओं का सृजन किया। मैथिली में यात्री नाम से किया है। किसने? नागार्जुन ने। अगला पॉइंट है मैथिली में नवीन भावबोध की रचनाओं का प्रारंभ उनका महत्वपूर्ण कविता संग्रह चित्र से माना जाता है। अगला पॉइंट नागार्जुन ने संस्कृत तथा बंगाल में भी काव्य रचना की। अगला पॉइंट पत्रहीन नग्न गाछ मैथिली कविता संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ,
हजार हजार बाहों वाली पुरानी जूतियों का कोरस। तुमने कहा था, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने? मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, रत्न गर्भा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका है कटहल, भस्मांकुर, खंडकाव्य। अगला पॉइंट है, इनकी अन्य कृतियों में शामिल है बलचनामा, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक, उगतारा, जमुनिया का बाबा, वरुण के बेटे। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन का असली नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी या द्विवेदी युगीन? तो प्रगतिवादी हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, अकविता, समकालीन कविता। किसके हैं? प्रगतिवादी। किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रगतिवाद के। क्वेश्चन नंबर 19, नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली की हिंदी में नहीं लिखी गई? भस्मांकुर, पत्रहीन, नग्नगाछ, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली। तो पत्रहीन नग्न गाछ जो है ये खड़ी बोली में नहीं लिखी गई है, बाकी सब खड़ी बोली में है। क्वेश्चन नंबर 20, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्तियों को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं? निराला, नागार्जुन, दिनकर, हरिऔध। तो नागार्जुन हैं। व्याख्या देखेंगे, नागार्जुन ने अपने समाज में व्याप्त समस्या तथा बुराइयों को जितनी गहराई तथा धमाकेदार तरीके से उठाया है उतना शायद कबीर के अलावा किसी ने नहीं उठाया। नागार्जुन ने भ्रष्टाचार, अवसरवादी जैसी सामाजिक कुरीतियों पर चोट की, राजनीति की गरिमा तथा लोकतंत्र के मायावी जाल को तार तार करते हुए उसके वास्तविक चेहरे को सामने लाते हैं। पूंजीपति वर्ग के शोषण एवं अत्याचारों का विरोध करते हुए तथा मजदूरों, किसानों एवं छात्रों के हित की बात को बड़े जोरदार ढंग से सामने रखते हैं। बाबा नागार्जुन एक सशक्त कवि होते हुए एक समाज सुधारक की भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह उन्हें कबीर की परंपरा का कवि मानते हैं। कौन? नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 21, प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है। पहला है, प्रगतिवाद जन जीवन के साथ प्रवृत्ति और कल्पनाओं के सौंदर्य खोजता है। अगला पॉइंट बी, प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। सी, प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई थी। अगला पॉइंट, प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। किसे मानता है? अभिव्यक्ति को। तो इसमें सही क्या है? पहला ही सही है। कौन सा? ए, प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पनाओं में सौंदर्य खोजता है, ये गलत है, बाकी सब सही है। व्याख्या देखेंगे, प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ के अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर होने की प्रेरणा दी, जो मार्क्सवाद से विकसित हुई। प्रगतिवाद ने सौंदर्य को नए दृष्टिकोण से देखा। वह वर्तमान जीवन में
में सौंदर्य खोजता है। सौंदर्य का संबंध हमारे हार्दिक आवेगों और मानसिक चेतना दोनों से होता है। इन दोनों का संबंध सामाजिक संबंधों से होता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? कल्पना प्रवणता, बी शोषण का विरोध, सी व्यंग्य प्रधान, सी श्रम से सौंदर्य। तो कौन सा नहीं है? ए नहीं है, कल्पना प्रवणता। व्याख्या देखेंगे। कल्पना प्रवणता छायावाद की विशेषता है। किसकी है? छायावाद की। छायावादी कविता में कल्पना प्रवणता इतनी अधिक है तो आभ्यंतर प्रभाव साम्य को प्रकट करने की सक्षम योजनाएं अधिक हैं। छायावादी कविता की यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है जिसकी ओर सबसे पहले बलपूर्वक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संकेत किया था। शेष विशेषताएं प्रगतिवाद की हैं। क्वेश्चन नंबर 23, प्रगतिवादी समीक्षक हैं रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास। कौन है? रामविलास शर्मा। व्याख्या देखें। रामविलास शर्मा हिंदी के प्रगतिवादी समीक्षा पद्धति के एक प्रमुख स्तंभ थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा ही एक ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित होते हैं जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रख कर मूल्यांकन करते हैं। किसके बाद? शुक्ल के बाद रामविलास शर्मा करते हैं। उनकी आलोचना प्रक्रिया में केवल साहित्य ही नहीं होता बल्कि वे समाज, अर्थ, राजनीति, इतिहास को एक साथ लेकर साहित्य का मूल्यांकन करते हैं। रामविलास शर्मा की समीक्षा कृतियों में विशेष उल्लेखनीय है प्रेमचंद्र और उनका युग 1953, निराला 1946, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1954, प्रगतिवाद और परंपरा 1954, भाषा और संस्कृति 1954, भाषा और समाज 1961, निराला की साहित्यिक साधना 1969। क्वेश्चन नंबर 24, प्रगतिवादी कविता है। प्रगतिवादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, केदारनाथ, हरिवंश राय बच्चन। तो कौन है? केदारनाथ अग्रवाल है। व्याख्या देंगे। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इनका पहला काव्य संग्रह युग की गंगा आज़ादी के पहले मार्च 1947 में प्रकाशित हुआ। केदारनाथ अग्रवाल ने मार्क्सवादी दर्शन को जीवन का आधार मानकर जनसाधारण के जीवन की गहरी व व्यापक संवेदना को अपनी संस्कृतियों में मुखरित किया। केदारनाथ अग्रवाल के अन्य प्रमुख कविता संग्रह हैं फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, बोले बोल अबोल, जमुन जल, तुम कहे केदार, खरी खरी, मार प्यार की थापें आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 25, फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल जी ही हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना, युगधारा। कौन सा नहीं है? दो रचनाएं इनकी नहीं है, सी और डी, आग का झरना और युगधारा इनकी नहीं है। युग की गंगा और तथा नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल की काव्य कृतियाँ हैं जबकि युगधारा नागार्जुन की कृति है। केदारनाथ अग्रवाल ने आग का आईना भी लिखा है किंतु विकल्प में आग का झरना है, अतः विकल्प में दो रचनाएं केदारनाथ
अग्रवाल की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28। अबे सुन बे गुलाब भूल मत गई पाई खुशबू और रंगो आब काव्य पंक्ति के संबंध में है। प्रगतिवादी कवि, प्रयोगवादी कवि, समानांतर कविता से इनमें से कोई नहीं। किसकी है? प्रगतिवादी कविता से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्याख्या देखेंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रगतिवादी रचना कुकुरमुत्ता से ली गई है। इनकी अन्य प्रगतिवादी रचनाएं हैं अणिमा, नए पत्ते, बेला और तथा अर्चना। क्वेश्चन नंबर 29। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं। नागार्जुन, दिनकर, आज्ञेय, मुक्तिबोध। तो आज्ञेय नहीं है, बाकी सब हैं। आज्ञेय जी प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं, बल्कि प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। नागार्जुन, दिनकर एवं मुक्तिबोध प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? पेसोला की प्रतिध्वनि, अंधेरे में, राम की शक्ति पूजा, असाध्य वीणा। तो कौन सी है इनकी? अंधेरे में है। व्याख्या देखेंगे। अंधेरे में कविता के रचयिता जगन्नाथ माधव मुक्तिबोध हैं। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं चाँद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, अंतरदर्शन, आत्मसंवाद, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, चंबल की घाटी में आदि, राम की शक्ति पूजा निराला की है तथा असाध्य वीणा आज्ञेय की है। लंबी कविता। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। इनका जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश के एक कस्बे में हुआ था। अगला पॉइंट, ये अध्यापक, पत्रकार, विशिष्ट विचारक, कवि, कथाकार और समीक्षक के रूप में समृद्ध रहे। अगला पॉइंट है, उन्होंने अंधेरे में कविता की लंबी व्याख्या करते हुए अस्मिता की खोज की ओर की बात उठाई है। क्वेश्चन नंबर 31। चाँद का मुँह टेढ़ा है के रचयिता हैं नागार्जुन, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, धूमिल। कौन है? मुक्तिबोध हैं। क्वेश्चन नंबर 32। भूल गलती कविता के कवि हैं नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, मुक्तिबोध। कौन है? तो मुक्तिबोध हैं। भूल गलती किसकी है? मुक्तिबोध की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 33। क्वेश्चन नंबर 33। अंधेरे में कविता किसने लिखी? तो मुक्तिबोध ने लिखी है। किसने लिखी है? मुक्तिबोध ने। क्वेश्चन नंबर 34। कामायनी एक पुनर्विचार नामक का आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। आलोचना है ना। राम स्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, गजानन माधव मुक्तिबोध। कौन है? मुक्तिबोध जी हैं। व्याख्या देखेंगे। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध जी ने कामायनी एक अध्ययन के नाम से आलोचना पुस्तक की पांडुलिपि तैयार की थी, लेकिन वह प्रकाशित होकर बाजार में नहीं आ पाई। इसी पुस्तक को उन्होंने पुनः संशोधित, परिवर्तित करके कामायनी एक पुनर्विचार 1961 के नाम से प्रकाशित कराया। मुक्तिबोध के जीवन काल में उनकी एक उल्लेखनीय पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा सेकेंडरी स्कूल के छात्रों के लिए प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 35। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? मेरे सहचर मित्र, अंधेरे में, इस चौड़े ऊंचे टीले पर, मुझे पुकारती हूँ। तो कौन सा है? बी, अंधेरे में। व्याख्या देखेंगे। मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस एवं अंधेरे में कविता में
फैंटेसी अर्थात एक जादुई कथा में आधुनिक जीवन अनुभवों की अभिव्यक्ति है। इन कविताओं में गहरा मानसिक संघर्ष, तनाव तथा छटपटाहट है। क्वेश्चन नंबर 36, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चाँद का मुँह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित नहीं है? जन्मदिन की धूप में, एक स्वप्न कथा, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस। कौन सी नहीं है? जन्मदिन की धूप में, जन्मदिन की धूप में। व्याख्या देखेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चाँद का मुँह टेढ़ा में भूल गलती, एक स्वप्न कथा, ब्रह्म राक्षस, पता नहीं डूबता चाँद कब डूबेगा, मुझे याद आते हैं आदि कविताएं संकलित हैं। चाँद का मुँह टेढ़ा है का प्रकाशन सन 1964 ईस्वी में हुआ था, जबकि जन्मदिन की धूप में कविता केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है, जो अकाल में सारस कविता संग्रह में संकलित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? विपात्र, एक साहित्य की डायरी, चाँद का मुँह टेढ़ा, भारत और इतिहास और संस्कृति को किया गया था, प्रतिबंधित किया गया था। व्याख्या देखेंगे। मुक्तिबोध की पुस्तक भारत, इतिहास और संस्कृति को प्रतिबंधित किया गया था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध ठहराई गई इस पुस्तक पर मध्य प्रदेश न्यायालय में मुकदमा चला था, जिसका निर्णय था कि इसके के 10 आपत्तिजनक अंशों को हटा करके इसे पुनः प्रकाशित किया जा सकता है। पाठ्यपुस्तक संस्करण की भूमिका में मुक्तिबोध ने लिखा है कि इतिहास की पुस्तक नहीं है, इस अर्थ में कि सामान्यतः इतिहास में राजाओं, युद्धों और राजनीतिक उलट फेरों का जैसा विवरण रहता है, वैसा इसमें नहीं है। युद्धों और राजवंशों के विरुद्ध विवरण में न अटक कर मैंने अपने समाज और उसकी संस्कृति के विकास पर पथ को अंकित किया है। क्वेश्चन नंबर 38, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं? ब्रज, मैथिली, अवधी, भोजपुरी। तो किसमें है? अवधी में है। व्याख्या देखेंगे। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अलावा अवधी बोली, पूर्वी हिंदी में हैं। आलोचन का साहित्य सफ़र पत्रकारिता से शुरू हुआ और आगे चलकर वे हिंदी साहित्य के 3 प्रगतिशील कवियों में एक स्तर माने गए। यहीं से वास्तव में अवधी कविताओं में तरक्की देखने को मिलती है। त्रिलोचन जी अवधी में एक अच्छी रचना अमोला लिखी है, जिसमें 2700 वर्बय कथाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है? हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, विचार। कौन सी नहीं है? त्रिधारा। कौन सी नहीं है? त्रिधारा नहीं है। व्याख्या देखेंगे। त्रिधारा दिनकर की काव्य रचना नहीं है, बल्कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। इसमें की अन्य प्रमुख कृतियों में यहाँ है बिखरे मोती 1932, उन्मादिनी 1934, सीधे साधे चित्र 1947, मुकुट और मिला तेज से तेज इत्यादि। आगे देखेंगे। व्याख्या देखते हैं। अन्य तथ्य, बुंदेलखंडी लोक शैली में लिखी गई सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी अपने समय में काफ़ी प्रसिद्ध हुई। भारतीय तटरक्षा सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए
तटरक्षक जहाज को सुभद्रा नाम दिया। अगला, भारतीय डाक तार विभाग ने 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा कुमारी चौहान ने सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया। अगला पॉइंट, रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं रेणुका 1935, हुंकार 1940, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, सामवेदी 1947, रश्मि रथी 1952, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, संस्कृत के 4 अध्याय और हारे को हरिनाम इत्यादि हैं। अगला पॉइंट, रेणुका दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह है। अगला पॉइंट, उर्वशी इनका दूसरा विशिष्ट प्रबंध है जिसे गीत नाट्य भी कहा गया है। कथा का 5 अंकों में विभाजन और कथोपकथन पद्धति के कारण इसे नाटक की स्थूल संज्ञा दी जा सकती है, पर इसमें नाटकीयता का अभाव, मूलतः यह प्रबंधन काव्य है। क्वेश्चन नंबर 40, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, वियोगी हरि, सुमित्रानंदन पंत। कौन है? दिनकर जी हैं। क्वेश्चन नंबर 41, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, दिनकर। किसकी है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आध्यात्मिक चिंतन के स्थान पर आधुनिक जीवन के प्रश्नों का चिंतन है। क्वेश्चन नंबर 43, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? लोकायतन, कुरुक्षेत्र, आर्यावर्त, उन्मुक्त। कौन सी है? कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 44, 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्ति किसकी कविता से उद्धृत है? शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। किसकी है? दिनकर की है। उपर्युक्त पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर के जनतंत्र का जन्म नामक शीर्षक से उद्धृत है। क्वेश्चन नंबर 45, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य ग्रंथ संग्रह है क्वासी, रश्मि रेखा, उर्मिला, कुमकुम। कौन सी है? कुमकुम है। व्याख्या देखेंगे, बालकृष्ण शर्मा नवीन 1930 तक कवि रूप में यशस्वी हो चुके थे, परंतु पहला कविता संग्रह कुमकुम 1936 में प्रकाशित हुआ। इस गीत संग्रह का मूल स्वर यौवन के पहले उद्दाम प्रणयावेग एवं प्रखर राष्ट्रीयता का है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, पहला, बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रथम रचना आह्लान 1918 ईस्वी में प्रतिभा पत्रिका में प्रकाशित हुई। आवाहन है। आवाहन का वास्तविक नाम जीव ईश्वर वार्तालाप है। अगला पॉइंट, इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं, रश्मि रेखा 1951, अपलक 1952 और क्वासी काव्य संग्रह। अगला पॉइंट, 1931 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के पश्चात कई वर्षों तक ये प्रताप पत्र के प्रधान संपादक के रूप में कार्य करते रहे। अगला पॉइंट, हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा को आगे बढ़ाने वाली पत्रिका प्रभा का संपादन भी उन्होंने 1921 से 1923 में किया था। अगला क्वेश्चन, नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? शंभुनाथ सिंह, अज्ञेय, नरेश मेहता, उमाशंकर तिवारी। कौन है? शंभुनाथ सिंह। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और
कुछ नया टॉपिक चाहिए, कोई क्वेश्चन का प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम मदद करने की कोशिश ज़रूर करेंगे।